राष्ट्रीय बौद्ध महासभा वेलकम यू इन दिस कॉन्स्टिट्यूशनल वेबिनार। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा आप सभी लोगों का इस संवैधानिक वेबिनार में स्वागत करती है। आज राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के इस संवैधानिक वेबिनार की प्रस्तावित अध्यक्षता कर रहे माननीय के बौद्ध जी, सदस्य राष्ट्रीय कार्यकारिणी राष्ट्रीय बौद्ध महासभा। मुख्य अतिथि माननीय बादल सिंह बौद्ध जी, कार्यवाहक अध्यक्ष राष्ट्रीय बौद्ध महासभा। और हमारे समक्ष उपस्थित राष्ट्रीय एवं इसे के स्तर के पदाधिकारीगण अन्य उपासक एवं उपासिकाओं एवं भारत देश के समस्त नागरिकों, जैसा कि राष्ट्रीय महासभा के माध्यम से लगातार भारत देश के अंदर संविधान के प्रावधानों की जानकारी जूम के द्वारा प्रदान की जा रही है, जिसमें मैं आरसी धीमान निःशुल्क बिना किसी भी प्रकार का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष लाभ लिए अपने संवैधानिक यानी विधिक ज्ञान का देश के नागरिकों के हित में अपना ज्ञान अर्पण कर रहा हूँ। जूम के माध्यम से, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के माध्यम से तो है विधिक जागरूकता अभियान में देश के नागरिकों के लिए एक अपना अमूल्य ज्ञान और जो है अपना समय प्रदान कर रहा हूँ। यह हमारा डिक्लेरेशन है जो कि मैं लगातार हर कार्यक्रम में डिक्लेयर करता हूँ, जो निश्चित रूप से आप लोग के समझ इतनी देर से प्रस्तुत है, आप लोग ने इसको देख लिया होगा। भारत के संविधान के संबंध में मैं लगातार बताता आ रहा हूँ कि भारत का संविधान ही वह ऐसा ग्रंथ है जो देश के सभी नागरिकों को पढ़ना चाहिए। और राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के इस वेबिनार के माध्यम से मैं यह एक निवेदन करना चाहूंगा भारत देश की सरकार से, राज्यों की सरकारों से, कि भारत के संविधान को जो है अनिवार्य रूप से शिक्षा के माध्यम से पढ़ाया जाए, ताकि बच्चों से लेके और बुजुर्गों तक को संविधान की जानकारी प्राप्त हो सके और कानून का राज यानी विधि का शासन, जो हमारी जो है देश की डेमोक्रेसी की सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता है, जो गणतंत्र और लोकतंत्र को इसकी सफलता के लिए विधि के शासन की जो आवश्यकता है वह पूर्ण हो सके। साथियों, हम लोगों ने पिछले लेक्चर में भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों पे चर्चा की है और मूल अधिकार भाग 3 में है, और उस पर जो है हम लोग ने विस्तार से चर्चा की है। निश्चित रूप से हमारे जो साथी इस कार्यक्रम में शामिल होते आए हैं उनको मूल अधिकारों की जानकारी प्राप्त हुई। अब हम लोग जो है अनुच्छेद 32 के अंतर्गत उपचारों की व्याख्या कर चुके हैं और 33, 34, 35 को आप लोग स्वाध्याय से पढ़िएगा। जो कुछ ना समझ में आए आप लोग पूछिएगा। मुख्य अनुच्छेदों पर विशेष चर्चा कर रहा हूं मैं।
तो अब हम लोग बात कर रहे हैं भाग 4, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। अभी तक राज्यों को क्या नहीं करना है इस संबंध में मूल अधिकारों में बताया गया। भाग 3 में राज्यों को क्या नहीं करना है, ये जो है भाग 3 में बताया गया। और भाग 3 में जो मौलिक अधिकार थे वो देश के नागरिकों और भारत के अंदर जो क्षेत्र के अंतर्गत जो हमारा क्षेत्र है, भारत की जो सीमाएं हैं उनके अंतर्गत या भारत की जो टेरिटरी है उसके अंतर्गत जो व्यक्ति है उनको भी ये मूल अधिकार प्रदान किए जाए। अर्थात भाग 4 में राज्य को क्या नहीं करना है ये बताया गया है। जैसे भेदभाव नहीं करना है। आर्टिकल 14, द स्टेट शैल नॉट डिनाई एनी पर्सन टू इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ विद इन टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो विधि के समक्ष समता या विधियों के समान संरक्षण से किसी भी व्यक्ति को वंचित नहीं करना। यानी कि जो मूल अधिकार थे भाग 3 में, उसमें राज्य को ये बताया गया है कि आपको क्या क्या नहीं करना है। अधिकतर जो है अनुच्छेदों में बताया गया है कि राज्य को क्या क्या नहीं करना है। और भाग 4 में ये बताया गया है कि राज्य को क्या क्या करना है। राज्य को क्या क्या करना है, यानी कि जो भारत का संविधान है वह भाग 3 में राज्य को कुछ कार्यों को करने से रोकता है, वहीं दूसरी तरफ भाग 4 में राज्य को कौन कौन से कार्य करने चाहिए इस विषय में डायरेक्शन देता है। क्या देता है? डायरेक्शन देता है। इसलिए इसको बोलते हैं कि राज्य नीति के निदेशक तत्व। यानी कि जो राज्य है उसकी जो नीतियां बनेंगी उन नीतियों को बनाते समय अनुच्छेद भाग 4 के अंतर्गत दिए गए निर्देशों का पालन करना चाहिए। These are the direction for the state. So we say that state policy को बनाते समय इन निर्देशों का पालन करना चाहिए, यानी ये काम करने चाहिए। अब यहाँ पर भी एक बात ये है कि जो ये भाग 4 के अंतर्गत अधिकार दिए गए हैं वो राज्य के लिए डायरेक्शन है। अब इन डायरेक्शंस के अनुसार जो है राज्य को काम करना है। तो अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि जो राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं वो क्या है? What are the directive principle of state policy? तो हम इस संबंध में ये बताना चाहेंगे कि चीफ आर्किटेक्टर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन
डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने इस संबंध में क्या कहा है? डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर कहते हैं डायरेक्टरी प्रिंसिपल के विषय में नीति निर्देशक तत्वों के संबंध में कि यह भारतीय संविधान की अनोखी विशेषता है। इनमें एक कल्याणकारी राज्य का लक्ष्य निहित है। डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं हमारा संविधान संसदीय लोकतंत्र की स्थापना करता है। संसदीय लोकतंत्र से अभिप्राय है एक व्यक्ति एक वोट, एक व्यक्ति एक वोट। हमारे कई लक्ष्य हैं। राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना का लक्ष्य, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। दूसरा, आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना का लक्ष्य। और तीसरा जो है आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक लोकतंत्र। ये स्थापना हमें करनी है। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी social democracy and economical democracy is the goal of our Indian Constitution. ये जो है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने भाग 3 में जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है उसको लेकर के कही। आर्थिक लोकतंत्र को स्थापित करने के कई मार्ग हैं। हमने एक ऐसा मार्ग अंगीकृत किया है जो देश, काल एवं परिस्थितियों की कसौटी पर खरा उतरने के लिए प्रबुद्ध एवं चिंतनशील समाज के लिए पर्याप्त अवसर छोड़ता है। ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व के महत्व और लक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुए ये बात कही। अब जब हम बाबा साहब की इस परिभाषा को देखते हैं राजनीति निर्देशक तत्व के संबंध में, तो हम भाग 4 को के अंतर्गत जो प्रावधान दिए गए हैं उन पर नजर डालते हैं तो सामान्य रूप से वो ये 3 भागों में बटे हुए नजर आते हैं। In 3 categories. The Constitution of India does not formally classify the directive principle of state policy, but for better understanding and on the basis of content and direction, they can be classified into 3 categories. इनको 3 कैटेगरीज में परिभाषित किया जा सकता है, जबकि कहीं पर भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल को क्लासिफाई नहीं किया गया है, लेकिन पढ़ने और समझने के दृष्टिकोण से इसको 3 भागों में बांटा गया है। अब जो 3 भागों में बांटने का जो क्राइटेरिया है उसके अंतर्गत जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल के वो जो मूल भाव हैं, जो भावनाएं हैं, उन पर नजर डालते हुए इसको किसकी कैटेगराइज किया गया है।
तो नंबर एक जो है, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है जो डाले गए हैं, उसमें पहला बिंदु है बुद्धिज्म प्रिंसिपल। बुद्धिज्म प्रिंसिपल की झलक जो है आपको डायरेक्टिव प्रिंसिपल में नजर आएगी। दूसरा है सोशलिस्ट प्रिंसिपल। तीसरा है इकोनॉमिकल प्रिंसिपल्स। अब हम जो है इसको हिंदी में समझते हैं, भारत का संविधान औपचारिक रूप से राज्य के नीति के निर्देशक सिद्धांतों को वर्गीकृत नहीं करता है, लेकिन बेहतर समझ और सामग्री और दिशा के आधार पर इन्हें 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। नंबर 1 बुद्धिज्म का सिद्धांत, नंबर 2 समाजवादी सिद्धांत, नंबर 3 आर्थिक सिद्धांत। अब हम जब बुद्धिज्म की बात करें तो क्या बुद्धिज्म यानी जो बौद्ध कल्चर है, जो बौद्ध धर्म है, उसके मूल तत्वों को जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल यानी नीति निर्देशक तत्वों में शामिल किया गया है? क्या समाजवादी सिद्धांतों को शामिल किया गया है? क्या आर्थिक सिद्धांतों को शामिल किया गया है? तो जब हम इन 3 बिंदुओं के आधार पर अध्ययन करते हैं तो हमें निष्कर्ष में पहुंचने में बड़ा आसानी रहती है। वॉल इन द नेम ऑफ कास्ट, जैसा कि मैं विगत कई लेक्चरों में बता चुका हूं कि द कास्ट आर एंटी नेशंस, जातियां राष्ट्र विरोधी होती है। जातियां राष्ट्र विरोधी होती हैं और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए हमें देश के नागरिकों को एक सूत्र में बांधने के लिए बंधुता का सहारा लेने की आवश्यकता होती है। बंधुता यानी भाईचारा, समता यानी सभी लोग समान, समता, स्वतंत्रता, बंधुता और व्यक्ति की गरिमा के माध्यम से राष्ट्र के लोगों को, नागरिकों को एक सूत्र में बांधकर एक मजबूत राष्ट्र बनाया जा सकता है। परंतु जब 6,743 जातियां भारत में कम से कम पाई जाती हैं और वो जातियों के अंतर्गत सुपरमेसी ऑफ द कास्ट, जाति की सर्वोच्चता का सिद्धांत उनके अंतर्गत जब है, तो उसके कारण कोई जाति गौरवान्वित महसूस करती है तो कोई जाति हीन भावना का शिकार होती है। और जो जातियां गौरवान्वित महसूस करती हैं वह सर्वोच्चता को धारित करती हैं, उन्हें विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं। और जो जातियां हीन भावना का शिकार होती हैं उन्हें विशेषाधिकार नहीं प्राप्त होते हैं, उनका आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, मनोवैज्ञानिक शोषण होता है, जिसकी वजह से जातियां व्यक्तियों को एकजुट करने की बजाय एक दूसरे से अलग अलग करती। जब जातियां एक दूसरे से अलग अलग करती हैं तो उसकी वजह से देश के अंदर जाति के आधार पर दंगे होते हैं, जाति के आधार पर नफरत फैलाई जाती है और जाति के आधार पर राष्ट्र का विकास बाधित होता है। इसलिए वी कैन से दैट वॉल इन द नेम ऑफ द कास्ट, जातियां एक दीवार की तरीके से है जो एक दूसरे के पास आने से रोकती है, जिसकी वजह से राष्ट्र की एकता, अखंडता
को सुनिश्चित करने का जो काम है वह कठिन हो जाता है। सो वी कैन से द कास्ट आर एंटी नेशंस। जातियां राष्ट्र विरोधी होती है और जातिवादी लोग राष्ट्र विरोधी हैं, ऐसा कहा जा सकता है। तो जो है, अब जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है उसके अंदर जब बुद्धिज्म को लाया जा रहा है तो निश्चित रूप से जो है समता, स्वतंत्रता, बंधुता और गरिमा के सिद्धांत को राज्य के निर्देशक तत्वों के माध्यम से लाने का प्रयास किया गया है। आगे चलते हैं। भारत के संविधान के अंतर्गत जब हम बुद्धिज्म की बात करते हैं कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल में जो है तथागत गौतम बुद्ध के सिद्धांतों को समाहित किया गया है, तो ये जो है जो पंचशील का सिद्धांत है, पढ़ाति पाता वेरमणि शिक्षा पदम समाधियामि, आदिन्य दाना वेरमणि शिक्षा पदम समाधियामि, कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि शिक्षा पदम समाधियामि, मूषावादा वेरमणि शिक्षा पदम समाधियामि, सुरा मेरे मज पमादाना वेरमणि शिक्षा पदम समाधियामि। यानी जो तथागत गौतम बुद्ध ने कहा कि जीवों पे दया करो, तर्क करो, मनुष्य से ही नहीं सभी प्राणियों से प्रेम करो। तो तथागत गौतम बुद्ध का जो फिलॉसफी है, तथागत गौतम बुद्धा's philosophy of ahimsa, logic, morality and love are the four things that will help us live a peaceful and a better life. तथागत गौतम बुद्ध के दर्शन में जो अहिंसा है, जो तर्क है, जो नैतिकता है और जो प्रेम है, ये चार बातें जो हमें प्राप्त होती हैं, ये हमें शांतिपूर्ण और एक बेहतर जीवन जीने में मदद करती है। ये जो चार बिंदु हैं, अहिंसा, तर्क, नैतिकता और प्रेम, यानी कि नॉन वायलेंस, इसको हम कहेंगे लॉजिक, मॉरालिटी एंड लव, इन चार बिंदुओं के लक्ष्य को प्राप्त करने का काम भी राज्य के निर्देशक तत्व में समाहित है। और मैं आगे समझाऊंगा कि कहाँ कहाँ पर ये समाहित है। अभी हम लोग इंट्रोडक्शन कर रहे हैं राज्य के निर्देशक तत्व हैं। दूसरी जो बातें हैं तथागत जो बुद्धिज्म के बाद क्या है इसके अंतर्गत इस डायरेक्टिव प्रिंसिपल में, तो वो है द फॉर्मेट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडेड every state with some guiding principles which mean promoting the idea of social and economic democracy। जैसे कि इसके अंतर्गत लिखा है कि संविधान निर्माताओं ने कुछ मार्गदर्शक सिद्धांतों के साथ राज्य को सामाजिक, आर्थिक, लोकतंत्र की स्थापना के लिए राज्य के निर्देशक तत्वों को सृजित किया है। अब जो है मैं पहले ही बता चुका हूं कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने ये कहा, क्या कहा कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का ही नहीं, भारत के संविधान का उद्देश्य
राजनीतिक लोकतंत्र, एक व्यक्ति एक वोट, एक व्यक्ति एक वोट, राजनीतिक लोकतंत्र का प्रतीक है। और भारत के संविधान में एक व्यक्ति का एक वोट प्रदान करके राजनीतिक लोकतंत्र को हासिल किया गया है, जी कामयाबी मिली है। राजनीतिक लोकतंत्र कायम हुआ है और एक व्यक्ति एक वोट का अधिकार जो है लोकतंत्र की जो बुनियाद है वो मिली। परंतु जो सामाजिक लोकतंत्र जो संविधान का गोल है, लक्ष्य है, जो है आर्थिक लोकतंत्र, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र संविधान का लक्ष्य है, उसको पूरा करने का काम भी भाग 4 में दिए गए राज्य के जो सिद्धांत हैं, राज्य की जो नीति है, उसको बनाते समय राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का ध्यान रखना होगा। ये जो है बिंदु मैं बता चुका हूँ। बाबा साहब का जो जीवन का लक्ष्य था इस संविधान में, जो हासिल वो करना चाहते थे राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से, क्या? सोशल डेमोक्रेसी एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। तो सोशल डेमोक्रेसी का क्या मतलब है? एक वोट एक व्यक्ति, तो जो है डेमोक्रेसी आ गई। लेकिन जो सोशल डेमोक्रेसी है वह संविधान के अंतर्गत जो अनुच्छेद 14 है उस लक्ष्य को प्राप्त करना है। राइट टू इक्वलिटी, राइट टू इक्वलिटी संविधान के अनुच्छेद 14 में तो आ गया, परंतु समाज में भी वो दिखना चाहिए। दिस इज द पर्पस ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। आर्थिक लोकतंत्र, आर्थिक लोकतंत्र का आशय ये है कि आर्थिक रूप से सभी व्यक्ति संपन्न हो, भूखमरी और गरीबी से निजात दिलाना राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य है। ये है इसका। इस आधार पे हम 3 आधार पे इस राज्य के नीति निर्देशक के तत्वों का क्लासिफिकेशन करके अपनी बात को समझाते हैं। परंतु मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूँ कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का कोई भी वर्गीकरण नहीं किया गया है। ये अध्यापन के सुविधा की दृष्टि से जो है इसका जो है क्लासिफिकेशन 3 दृष्टि से किया गया। They are meant to establish welfare state. They cannot be enforced by the court of law for their violation. ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, वे एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना चाहते हैं। इस तरीके से ये अनुच्छेद बनाए गए हैं कि यदि राज्य इन अनुच्छेदों का पालन करता है तो भारत के अंतर्गत जो है एक कल्याणकारी राज्य के रूप में से जाना जाएगा और कल्याणकारी राज्य के रूप में उसको स्थापित करना ही जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य है। परंतु एक बात ये है कि ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल दिए गए हैं ये राज्य को बताए गए हैं कि राज्य ऐसा काम करे, ना करे तो क्या करोगे, ना करे तो क्या कर लोगे। सवाल यहाँ पैदा होता है कि यदि आप वो ना करे तो आप क्या कर लोगे। तो आप कुछ नहीं कर सकते, आप कुछ नहीं कर सकते।
बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर से ये पूछा गया कि डॉक्टर अंबेडकर, ये तो कंगाल बैंक का चेक है जो कभी भुगतान नहीं हो सकता, क्योंकि अगर राज्य इन अनुच्छेदों का पालन करता ही नहीं है, भाग 4 का, तो कोई भी उपचार है ही नहीं संविधान में उनसे पालन करवाने का। और ये तो राज्य की इच्छा पर चला गया कि वो करे अथवा ना करे। तब डॉक्टर अंबेडकर ने जवाब दिया कि राज्य की नीति निदेशक तत्वों का बहुत महत्व है, और जो भी राज्य के नीति निदेशक तत्वों के अनुसार कार्य नहीं करेगा, यानी कि कोई भी स्टेट राज्य के नीति निदेशक तत्वों के प्रावधानों के अनुसार काम नहीं करेगा, तो आने वाले इलेक्शन में जनता उसको हरा देगी, क्योंकि उसने डायरेक्टिव प्रिंसिपल के अनुसार काम नहीं किया। इस तरीके से राज्य के नीति निदेशक तत्व अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही को तय करते हैं। बहुत अच्छी बात उन्होंने कही कि जो है राज्य के नीति निदेशक तत्वों को अगर जो है राज्य नहीं पालन करता है, उसके अनुसार कार्य नहीं करता है, शासन सत्ता उसके अनुसार नहीं चलाता है, तो 5 साल बाद जब भी चुनाव होगा, उस प्रदेश की या पूरे देश की जनता यह ऑब्जर्व करेगी कि इस स्टेट में या इस सरकार ने राज्य के नीति निदेशक तत्वों का पालन नहीं किया है, और वो उसको इलेक्शन में हरा देगी और कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए किसी नई सरकार का चयन करेगी। ऐसा जो है अकाउंटेबिलिटी यानी जवाबदेही का सिद्धांत के अंतर्गत ये बात आती है। अब आप ये सोच रहे होंगे अपने दिमाग के अंदर कि जो भाग 3 में मूल अधिकार दिए गए, जो भाग 3 में मूल अधिकार दिए गए हैं, उनका वायलेशन होता है, उनका उल्लंघन होता है, तब तो हम अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा करके रेमेडी ले लेते हैं। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल में भी हम कोर्ट चले जाएंगे और जो है रेमेडी ले लेंगे, अगर स्टेट जो है ऐसा काम नहीं करती है तो। परंतु डायरेक्टिव प्रिंसिपल को हासिल करने के लिए जो है न्यायालय में नहीं जाया जा सकता है। यही लॉ, दिस इज लॉ, यानी उन्हें कानून की अदालत द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है। अगर राज्य जो है नहीं मान रहा है, नहीं दे रहा है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल में वर्णित प्रावधानों के अनुसार नहीं चला रहा है शासन सत्ता, तो केवल एक रास्ता है, और वो है कि गो इन द इलेक्शन, और वहां से जवाबदेही आप तय कर सकते हैं कि आपको हमने 5 साल के लिए राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए भेजा था, और आपने नहीं लागू किए, इसलिए हम आपको हरा दे रहे हैं। यही एक उपचार है, अन्यथा नहीं है। आगे चलते हैं। अनुच्छेद 36
अनुच्छेद 36 यानी कि आर्टिकल 36 डायरेक्टिव प्रिंसिपल का पहला आर्टिकल है 36 में डेफिनेशन दी हुई है, इन दिस पार्ट unless the contact otherwise requires the state has the same meaning as in part 3। अनुच्छेद 36 में बताया गया है परिभाषा में कि इस भाग में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित ना हो, राज्य का वही अर्थ है जो भाग 3 में है। यानी कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है भाग 4 में, उनमें जहां जहां पर राज्य शब्द लिखा हुआ है तो वहां पर राज्य शब्द का अर्थ उसी प्रकार से लिया जाएगा जिस प्रकार से भाग 3 में मूल अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 12 में राज्य का अर्थ लिया जाता रहा है। अनुच्छेद 12 में राज्य का जो अर्थ था, अनुच्छेद 36 में भी राज्य शब्द का वही अर्थ निकाला जाएगा। मोटी मोटी बात यहाँ पर अनुच्छेद 36 में सबसे पहले राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है, परंतु परिभाषित करने का तरीका ये है कि जो 12 में था वही 36 में है। अब अनुच्छेद 12 में क्या था, इस विषय में थोड़ी सी चर्चा करना चाहूंगा अपने एक दो साथियों से। तो यहाँ पर मैं जो है स्लाइड को रोकूंगा, स्टॉप करूंगा और कम से कम 2 साथियों से जानना चाहूंगा कि अनुच्छेद 12 में राज्य शब्द से क्या अर्थ निकाला जाता रहा है। तो माय डियर फ्रेंड्स, अच्छा लगता है जब ये जानकारी मिलती है कि हमारे जो देश के नागरिक हैं वो संविधान पर बहुत ही गहन अध्ययन कर रहे हैं और ये भी जो वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है वो आप लोग जगह जगह शेयर करेंगे। उसके माध्यम से भी लोगों को संविधान की जानकारी घर बैठे हो जाएगी, जो लोग जो मीटिंग को नहीं भी अटेंड कर पा रहे हैं। तो आज की इस वेबिनार का संचालन कर रहे हैं, संचालनकर्ता से मैं ये अपेक्षा करूंगा कि जो है लोगों को कम से कम 2 लोगों को ये मौका दिया जाए कि वो जो है बताएं कि जो है अनुच्छेद 12 में राज्य शब्द का क्या अर्थ जो है आया गया है, जो कि हमें अनुच्छेद 36 के अंतर्गत समझना है। तो is the definition of state, you have to tell me. Yes, you are welcome. Only 2 persons for the definition of state. Yes, please. माननीय घनश्याम बाबू जी से मेरा अनुरोध है कि अपने माइक को अनम्यूट करें और अनुच्छेद 12 में जो राज्य शब्द का अभिप्राय है उसको रखें। अनुच्छेद 12 ये कहता है कि भारत सरकार के अधीन जो सरकार है, चाहे वो संसद द्वारा निर्मित हो या विधानसभा द्वारा निर्मित हो, वह या राज्य के अंतर्गत जो राज्य विधानसभा या राज्य मंडल है, तो राज्य के भीतर भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन कार्य करेगी।
ठीक है, और बताइए। चाहे आपका आशय क्लियर है? माननीय आजाद बोध जी, आप अपने माइक को अनम्यूट करें, और आपने भी बहुत विशेष रूप से पढ़ा है, आप भी बताएं कि अनुच्छेद 12 क्या कहता है राज्य के संबंध में। आजाद बोध जी, सम्यक जी भी आजाद बोध जी से अनुरोध है कि अपने माइक को अनम्यूट करें। आजाद जी, अपनी माइक को अनम्यूट करिए। आजाद जी नहीं कर पा रहे हैं। मैं छत्तीसगढ़ के प्रांतीय अध्यक्ष माननीय विजय बोध जी से अनुरोध करता हूं कि आप अपने माइक को अनम्यूट करें और अपनी बात करें। सर, मेरा माइक अनम्यूट हो गया है? हाँ, हो गया जी सर, मेरी आवाज आ रही साहब? जी, आ रही है। आ रही है। जी कहिए सर। क्यों खोल लीजिए, जी सर। वीडियो ऑन कर लीजिए। जी सर, मेरी आवाज आ रही साहब? जी आ रही बढ़िया। जी हाँ, बोलिए साहब, आप जो पूछ रहे थे उसको एक बार और दोहरा दीजिए। अनुच्छेद ये 12 जी, जो राज्य शब्द है, जी उस शब्द के अंतर्गत हम क्या अर्थ निकालते रहे हैं, यानी अनुच्छेद 12 में राज्य शब्द की परिभाषा दी है, तो क्या दी है? जी साहब, राज्य शब्द में जो नागरिक होते हैं उनको स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। उसके जो अधिकार के जो मूल विचार है, नागरिकों को अपना पक्ष रखने का पूरा पूरा अधिकार है सरकार के पास। जी सर। ठीक, ओके, थैंक यू। अब हम लोग जो है बात करते हैं राज्य शब्द की परिभाषा को। तो जो है राज्य शब्द की परिभाषा यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो भाग 4 है उसका नाम ही है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में जो हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं, उस पूरे भाग का नाम है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो राज्य क्या है, पहले ये समझना होगा, फिर नीति क्या है ये समझना होगा, फिर निदेशक क्या होता है, निर्देशन क्या होता है, तत्व क्या होता है, इन शब्दों का अर्थ जो है क्लियर करना होगा। तो हमको ये समझ में आएगा कि ये किसके विषय में कहा गया। तो अब हम जो है राज्य के शब्द को फिर से जो है आप लोगों के समक्ष जो है रख रहे हैं। अनुच्छेद 36 के संबंध में, जो कि भाग 4 का पहला आर्टिकल है 36, उसमें राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है। और परिभाषित करते समय उन्होंने बताया है कि अनुच्छेद 36 में राज्य शब्द से आशय वही होगा जो अनुच्छेद 12 में है। अब अनुच्छेद 12 में क्या है, राज्य की परिभाषा में जो है किन किन को लिया गया है। राज्य से आशय है केंद्र की सरकार, केंद्र की सरकार, केंद्र की सरकार से आशय है आज के समय में, वर्तमान समय में केंद्र की सरकार से आशय अगर हम निकालें तो मोदी जी की सरकार। ठीक,
केंद्र की सरकार राज्य है, यानी माननीय मोदी जी की सरकार राज्य है। संसद भी राज्य है। भारत देश की जो संसद है वो भी राज्य है। केंद्र की सरकार और राज्य, केंद्र की सरकार और संसद को हम राज्य कहेंगे। दीज आर द स्टेट्स, ये राज्य है। और प्रदेश के अंतर्गत प्रदेश की सरकार, जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर वर्तमान समय में जो प्रदेश की सरकार है माननीय योगी जी की सरकार, वो राज्य है। उससे पहले उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश जी की जो सरकार थी वो भी राज्य थी। उससे पहले उत्तर प्रदेश में बहन मायावती जी की सरकार थी, माननीय मायावती जी की सरकार थी, वो भी राज्य है। कहने का मतलब है कि प्रदेश के अंदर जो भी सरकार होती है वो राज्य होती है। और जो विधानसभा होती है वो भी राज्य होती है। एक सरकार होती है, एक विधानसभा होती है। सरकार एक दल की या बहुमत की होती है जिसमें विपक्ष नहीं होता है, परंतु विधानसभा होती है जिसमें सरकार के भी विधायक होते हैं और विपक्ष के भी विधायक होते हैं। इसलिए उसे विधानसभा को भी स्टेट माना गया है और प्रदेश की सरकार को भी स्टेट माना गया। यानी केंद्र की सरकार और संसद, राज्यों की विधानसभा और राज्यों की सरकार राज्य। क्लियर? इसके अलावा भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर या भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन सभी स्थानीय और अन्य प्राधिकारी भी राज्य की परिभाषा में आते हैं। यानी स्थानीय, क्षेत्रीय, लोकल और अन्य अदर अथॉरिटीज भी राज्य की परिभाषा में आते हैं। और जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है वो इन्हीं लोगों को डायरेक्शन दे रहे हैं। भाग 4 में जो डायरेक्शन दिया जा रहा है वो इन्हीं लोगों को दिया जा रहा है। केंद्र की सरकार को दिया जा रहा है, संसद को दिया जा रहा है और प्रदेश की सरकारों को दिया जा रहा है और प्रदेश की विधानसभाओं को दिया जा रहा है और भारत राज्य क्षेत्र के अंतर्गत स्थानीय और अन्य प्राधिकारियों को डायरेक्शन दिया जाता है। तो राज्य की परिभाषा में जे लोग आते हैं बार बार इन सब का नाम न ले करके इनकी जगह पर सिर्फ एक शब्द प्रयोग किया जाता है और वो शब्द है राज्य। यानी कि राज्य को डायरेक्शन दिया जा रहा है कि आप इन डायरेक्शंस को मानिए। You have to make the policy
according to the direction of the Part 4 of Indian Constitution. आप लोगों को भारत के संविधान के भाग 4 में दिए गए प्रावधानों के निर्देशों के अनुसार पॉलिसी बनानी है. It is a matter of the policy making. It is the matter of the policy making. ये पॉलिसी बनाने का मामला है. तो पॉलिसी बनाते समय भाग 4 में दिए गए प्रावधानों को फॉलो कीजिए. कौन कौन फॉलो करेगा? राज्य फॉलो करेगा. अब जब राज्य फॉलो करेगा तो जो संविधान का उद्देश्य है सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक लोकतंत्र की स्थापना करना, वो पूरा होगा. सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक लोकतंत्र की स्थापना का लक्ष्य तभी पूरा होगा जब राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को राज्य पालन करे. तो राज्य कौन है पहले ये समझना बहुत जरूरी था. इसलिए अनुच्छेद 36 के अंतर्गत राज्य की परिभाषा बताई गई है. क्योंकि पॉलिसी कौन बनाएगा? राज्य. और राज्य की जो पॉलिसी है बनाते समय ये क्लियर करना जरूरी है संविधान निर्माताओं को कि राज्य कौन है, किसको बनानी है ये पॉलिसी. केंद्र की सरकार को बनानी है ये पॉलिसी, संसद को बनानी है ये पॉलिसी, विधानसभाओं को बनानी है ये पॉलिसी, प्रदेश की सरकारों को बनानी है ये पॉलिसी. और ये पॉलिसी बनाते समय उन्हें इस डायरेक्शन को मानना होगा. डायरेक्शन से ऐसे आप समझ लीजिए कि आप सड़क पे चले जा रहे हैं और चौराहा आ गया, रेड लाइट जल गई, आपको डायरेक्शन मिला क्या करना है? रुकना है, रुकना है. येलो लाइट हो गई, आपको डायरेक्शन मिला बी अलर्ट, तैयार हो जाओ. और ग्रीन लाइट हो गई, इसका मतलब चल दो. तो यातायात के नियमों को समझाने के लिए हम रेड, येलो और ग्रीन सिग्नल का इस्तेमाल करते हैं. These are the direction for the people who are walking, who are traveling, who are riding, who are going on the road. जो सड़क पे लोग चल रहे हैं, सड़क पे चलने वाले लोगों के लिए ये डायरेक्शन है. परंतु देश को चलाने वाले लोगों के प्रति डायरेक्शन भी तो होना चाहिए. तो वो डायरेक्शन जो है भाग 4 में दिया गया. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द स्टेट. और स्टेट को करना है और जनता को समझना है. क्योंकि जनता को अगर उसके प्रावधानों की जानकारी नहीं होगी तो वो 5 साल बाद कैसे पता करेगी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अनुसार सरकार चली अथवा नहीं चली. इसको फेल और पास कैसे किया जाए? इसको फेल करने के लिए हमें मालूम होना चाहिए कि ये सरकार जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के सिद्धांतों के अनुसार चल रही है अथवा नहीं चल रही है. इसके लिए देश के नागरिकों को राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4 का अध्ययन बहुत गहराई से करना चाहिए, समझना चाहिए. These are very important to achieve the goal. Political, social, economical democracy.
यहीं से जो है पॉलिटिकल और जो है इकोनॉमिकल और जो है सोशल डेमोक्रेसी स्थापित की जा सकती है। इट इज वेरी नेसेसरी फॉर द सिटीजन्स ऑफ इंडिया। तो अब हम लोग फिर वहीं पे आते हैं। 8:08 हो रहा है। आज जो है हम लोग ने यहाँ तक जो है बेसिक रूप से बात करी है और आर्टिकल 36 पर हम लोग ने चर्चा कर ली। आर्टिकल 36 पे हम लोगों ने चर्चा कर ली है। अब स्क्रीन शेयर करने की आवश्यकता नहीं है। एक बार मैंने फिर से जो है आप लोग को स्टेट फिर से बहुत गहराई से समझाने का प्रयास किया है, क्योंकि स्टेट को समझे बगैर आप ये नहीं समझ पाएंगे कि ये जो है भाग 4 का पालन करना किसको है। तो ये फिर जो है क्या होगा, अगर देश की जनता राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को नहीं जान पाएगी तो ये वो जो है जो डॉक्टर अंबेडकर से कहा गया था कि ये तो भाग 4 जो है कंगाल बैंक का चेक साबित होगा जो कभी भुगतान नहीं होगा, तो ये बिल्कुल प्रूफ हो जाएगा। क्योंकि जनता को पता ही नहीं होगा तो अकाउंटेबिलिटी तो जनता ही को तय करनी हो। जनता को राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का पता ही नहीं तो सरकार तो अपनी मर्जी से चलेगी। आपको पता ही नहीं होगा कि प्रावधानों के अनुसार चल रही है अथवा नहीं चल रही, तो आप कैसे तय कर पाओगे 5 साल बाद। इसलिए देश की जनता को राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का पता होना बहुत ही जरूरी है। और इस आशा और उम्मीद के साथ जो है मैं अपनी बात को विराम दूंगा कि आप लोग जो है गंभीरता से जो है इस सेशन में ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़िए और कम से कम एक लोगों को जोड़िए। अगर आप एक लोगों को जोड़ते हैं, सच्चे मन से प्रयास करते हैं, तो आपका जो काम बनना है 10 साल में वो 2 साल में बन जाएगा। और देश की जनता को ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल माइक अनम्यूट कर लीजिए आप। और देश की जनता के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि कम से कम जो है सबके पास ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल पहुंचे। तो उसके लिए राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के जुड़े हुए साथियों का यह कर्तव्य बनता है राष्ट्र हित में और मानव हित में और संविधान हित में कि वो कम से कम 10-10 लोगों को जो है आरबीएम इंडिया में जो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का चैनल है उसमें जा करके उसको सुने और सुनने के बाद उसको कम से कम 10 लोगों में शेयर करें। जब आप 10 लोगों में शेयर करेंगे तो जो है देश के लोगों तक ये बात पहुंचेगी। और इसको लगातार शेयर करें, क्योंकि जितना महत्वपूर्ण आपके मूल अधिकार है भारत के संविधान के अंतर्गत, उतने ही महत्वपूर्ण आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। बहुत जरूरी है। तो आरबीएम इंडिया चैनल को लाइक करिए और उसको शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा। इसी के साथ जो है मैं अपने वक्तव्य को विराम दूंगा और आगे जो है आर्टिकल 37 और अन्य जो आर्टिकल्स है उस पर चर्चा करेंगे। और जो साथी हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ते हैं तो नोट करते जाइए और वीडियो को सुनिए ध्यान से, पुराने वीडियो को भी सुनिए ताकि जो है जो जरूरी चीजें हैं वो दिमाग में रहे। ठीक है, ओके, नमस्कार। साधुवाद माननीय धीमान साहब। अब मैं आज के कार्यक्रम के समापन और अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए आमंत्रित करता हूं इंजीनियर आरसी बनगोत्रा साहब। अपने माइक को अनम्यूट करें और आज के वेबिनार पे अपना उद्बोधन रखें। माननीय इंजीनियर बनगोत्रा साहब।
माइक को अनम्यूट करिए सर। हेलो जी जय भीम, नमो बुद्धाय। मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। हेलो जी आ आ रही है, रही है। हाँ जी। अच्छा, तो आज का जो जितना भी जो दमन साहब ने जो रखा है पक्ष, वो बहुत ही अच्छा पक्ष था। तो हमने भी अपने कल जहाँ पर एक प्रोग्राम बनाया था राष्ट्रीय बुद्ध महासभा के कहने के मुताबिक जम्मू में, तो जिसमें हमने काफी लोगों को इकट्ठा किया था। वो शायद मैंने अपनी वीडियो वहाँ पे भेजी थी, तो बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा। अब नेक्स्ट प्रोग्राम हम अपना प्रोग्राम अप्रैल को बाबा साहब का जन्मदिन मनाएंगे, तो उसमें भी हमारी गैदरिंग काफी अच्छी हो जाएगी। तो जैसे हमें निर्देशक मिले थे कि कम से कम 25 बंदे स्टेट से होने चाहिए, तो मैंने इस बार हमने 40 बंदे इकट्ठे किए। तो बहुत ही अच्छा प्रोग्राम रहा। तो जो आज का जो अपने संविधान पर चर्चा हुई है, ये चर्चा भी बहुत अच्छी रही है। इसके साथ मैं अपने विचार पर यही रखता हूँ कि जो जैसा जितने से हम कोशिश करेंगे, ज्यादा से ज्यादा बंदे जो जोड़ने की कोशिश करेंगे, तो यही हमारी सभी लोगों से अपील है, यही हमारा अनुरोध है सब लोगों से कि वो अपने स्टेट से ज्यादा बंदे इस राष्ट्रीय बुद्ध महासभा के साथ जोड़े। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत साधुवाद माननीय इंजीनियर बनगोत्रा साहब, जम्मू कश्मीर। मैं सभी साथियों के लिए माइक ओपन करने की अनुमति देता हूं और आजाद बोध जी से अनुरोध है कि सभ्य सत्ता कराकर आज के कार्यक्रम का समापन करें। मेरी आवाज आ रही है? जी पानी वालों से मैं देना चाहता हूं। सभी सामूहिक रूप से सभ्य सत्ता सुखी भवन्तु सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय, जय प्रबुद्ध भारत। आज के वेबिनार के समापन की घोषणा की जाती है। सभी साथियों जय भीम, नमो बुद्धाय।